आज हम विभव एवं धारिता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे और वैसे ही पहले हम थोड़ा आसान प्रश्नों को हल करेंगे, फिर थोड़ा कठिन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि यदि दो प्लेटें हमारे पास दे रखी हैं, जैसे चित्र अनुसार यदि हम ये कहें कि ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, तो ये दोनों 2 मिलीमीटर की दूरी पर है। चित्रानुसार रखिए और प्लेट ए का विभव 10,000 वोल्ट और बी जो प्लेट है वो पृथ्वी से संबंधित कर रखी है। तो हमने इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे हमने पहले किया है टॉपिक में, तो हमें पता है कि हमारे पास सूत्र क्या है, ई हमारे पास डेल वी अपॉन डेल आर, या हम उसको डेल वी अपॉन डी दूरी लिख सकते हैं। हमारे पास देखिए डेल वी मतलब विभवांतर, डेल आर मतलब उनके बीच की जो प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी बात करें तो डेल वी के लिए हम देखिए डेल वी मतलब विभवांतर। तो विभवांतर का पता कैसे चलेगा, ऊपर वाले का 10,000 वोल्ट है और नीचे क्योंकि पृथ्वी से संबंधित है, मैंने पहले ही कहा है कि ये 0 वोल्ट में माना जाता है। तो जो विभवांतर होगा इन दोनों का अंतर होगा -0, तो ये हमारे पास आ गया 10,000 वोल्ट। इसके बाद था डी क्योंकि कितना दे रखा है 2 मिलीमीटर, और हमें पता है कि जो SI यूनिट्स हैं मीटर में होती हैं, तो पहले हम इसको मीटर में बदलेंगे। तो हमें पता है इसके साथ कितने का गुणा करने का है, मीटर। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, E = डेल वी की जगह हमने क्या रखा 10,000 और नीचे रखा 2 10⁻³ इससे यदि हम इसको करें 2 2 5 10 मतलब 2 5 10 और ये बाकी आया 5। देखिए 10⁻³ है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ और यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको रखें तो 3 जो ये है 10⁻³ ये हो गई, 3 ये हो गई 6, तो ये हो गया 5 गुणा गया 10⁻6। अब बारी आती है कि इसको हम मात्रक में कैसे लिखेंगे। तो ये वोल्ट है और ये मीटर है, तो वोल्ट पर मीटर करके हम इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 बराबर आवेश रखे हमने Q और वो अनंत से एक एक करके लाए गए हैं। तो हमें ज्ञात करना कि पहले आवेश को लाने पर कितना कार्य किया गया, दूसरे आवेश को लाने पर या तीसरे आवेश और चौथा आवेश को लाने पर कितना कार्य किया गया और पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है वो है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R उनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो इस सूत्र के आधार पर हम सारा हल करेंगे। तो यदि हम पहले की बात करें कि पहले आवेश को लाने पर कितना कार्य किया गया, क्योंकि निकाय में कोई और आवेश नहीं था और उस आवेश को जब लाया गया तो किसी और आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य करना नहीं पड़ा हमें। तो पहले आवेश को जब लाया तो हमने जो कार्य किया उस कार्य को हम लिखेंगे 0, क्योंकि पहले से कोई आवेश वहां पर उपस्थित नहीं था। फिर अब हम यदि दूसरे आवेश की बात करें, अब दूसरा आवेश जब लाए तो इसके लिए हमारे पास पहले से ही एक आवेश था, इसके विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए इसके प्रभाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों समान आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य यही इसी के बराबर, इसको हम स्थितिज ऊर्जा भी कहेंगे और यही हम कार्य के लिए भी कहते हैं। तो अब जो कार्य होगा वो कार्य होगा 1/4πε, ये पहले से है। Q1 Q2 की जगह दोनों Q हैं, तो ये Q का स्क्वायर हो जाएगा और इनके बीच की दूरी हो गई A। इसी तरह से हम अब है तीसरे आवेश को लाने के लिए, ये कार्य तो होगा ही, और एक दूसरा इसको लाने के लिए जो किया गया कार्य वो लिखा जाएगा, कुल योग आएगा। तो जो कुल कार्य होगा वो यदि हम इसको WN लिखें और इसको W2 लिखें तो यहाँ पे होगा W1 जो उसको लाने के लिए किया गया और फिर इसको लाने के लिए इसके अगेंस्ट, तो उसके लिए आएगा 1/4πε0। Q1 Q2 की जगह Q² हो जाएगा और इनके बीच की जो दूरी, अब ये जो दूरी हमें पता वर्ग का है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ये आएगा वर्गमूल 2a। तो हम यहाँ पे भी वही लिखेंगे वर्गमूल 2a और इसको हम पूरा मान लिख लेंगे 1/4πε0। ये हो गया हमारा Q²/A, यहाँ पे आ गया 1/4πε0 Q² वर्गमूल 2a।
और इसको यदि हम सही तरीके से और प्रॉपरली लिखें तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर घनिष्ठ बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा 1 + 1 वर्गमूल 2। तो हमारा जो सेकंड जो आवेश तीसरा आवेश है वो उसको लाने में किया गया कार्य इतना होगा। अब चौथे आवेश की यदि हम बात करें, चौथे आवेश में ये वैसे ही आ जाएगा। यदि हम इसको W3 कहें या जैसे भी हम इसको लिख सकते हैं, डिनोट अपने तरीके से कर सकते हैं, तो W3 में W2 अपने आप आएगा और एक कार्य और इसके विरुद्ध में इसको लाने के लिए आएगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब इसमें हम वही मान रखेंगे जो यहाँ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए। यहाँ पे भी हम यदि उभयनिष्ठ चीज़ें बाहर निकाल लें, क्यू स्क्वायर उभयनिष्ठ है, देखिए ए उभयनिष्ठ है, तो अंदर बचता 1 वर्गमूल 2 और 1। यदि हम इसको सही उसमें करें तो वर्गमूल 2 का गुणा यहाँ और ऊपर नीचे कर दें तो ये चीज़ ये हट के आ जाएगा आपका वर्गमूल 2। तो देखिए 2 कम 2 और 2 कम 2, 2 और 2 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए। ये आ गया, ये हमारा कुल वो कार्य हो गया जो समस्त आवेशों को लाने के लिए हमने किया है। अब हमारा पांचवा जो है उसमें लिखा पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमने पहले भी कहा है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी जो उन आवेशों को अनंत से उस बिंदु तक या उस जगह पर जहाँ पर रखे गए वहाँ तक लाने में किया जाता है। अतः इसी वाले को हम पांचवें में कहेंगे कि स्थितिज ऊर्जा उसी कार्य के बराबर होगी जो W3 है हमारा, तो वहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए। और अब अगला प्रश्न 3 हमारी धारिता से संबंधित है। वहाँ पे भी हम पहले शुरुआत में थोड़ा जो आसान प्रश्न है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो धारिता से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनमें चित्र दिए होते हैं या चित्र हमको बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस हिसाब से हमारे संधारित्र दे रखे हैं, पहले निर्धारण इस बात का हो जाना चाहिए कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है और कौन कौन से श्रेणी क्रम में है, तब जाकर ही हमारा जो प्रश्न है वो हल हो पाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे कहा जा रहा तो बिंदु 2 हैं ए और बी और इन्हीं के मध्य हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये 2 भागों में विभाजित हो रहे थे, मतलब इस भाग और इस भाग वाले आपस में समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कोई और वो नहीं है, तो ये जितने भी हैं ये वाले क्या होंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे और ये समांतर क्रम में, मतलब जो इनका आएगा टोटल वो इसके साथ समांतर क्रम में होगा और ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो इनके लिए श्रेणी क्रम में हमें जैसे पता है कि क्या होता है 1/C1, 1/C2 और 1/C3। तो यदि यहाँ पे हम इसको समझें, इसको हम 1/C' लिख लेते हैं और C1 कितना हो गया हमारे पास 1/9, ये भी हो गया 1/9, ये हो गया 1/9 और इसको हम लिख सकते हैं 3/9, 3 1 3 और 3 3 9। तो 1/C' कितना आ गया हमारे पास 1/3। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास कि C' कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब ये C' और ये दोनों देखिए जो हम अब इसको यदि हम थोड़ा यदि संशोधित कर सकते तो हम इसको इस प्रक्रिया से लिखते, और इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखते 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हमें पता है कि जब समांतर क्रम की बात करते हैं तो समांतर क्रम में क्या होता है, C = C1 + C2 + C3, जैसे सामान्य ये नियम है। तो इसके आधार पे अब हम क्या करेंगे, यदि हमें अब C" चाहिए तो ये प्लस ये 3 और 3
ये कितना गया 6 और 6 माइक्रोफैरड इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चौथा, दिए गए चित्र में जो हमने दिए गए चित्र है इसमें P और Q के मध्य हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि पहले जो चित्र है उसमें आप ये निर्धारित कर लें कि कौन से समांतर क्रम में है, कौन से श्रेणी क्रम में है। इस चित्र को यदि हम तरीके से और ध्यान से देखें तो ये दोनों समांतर क्रम में लग रहे हैं, ये दोनों समांतर क्रम में लग रहे हैं और ये बीच का वो लग रहा है। यदि हम इसको इस तरीके से इस कनेक्शन को भी खोलें तो ये कुछ इस प्रक्रिया में बन जाता है कि ये 2 इस तरफ आते हैं और ये 2 इस तरफ आते हैं और बीच में 5 माइक्रोफैरड। इस तरह के यदि प्रश्नों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि कहीं ये दोनों आपस में किसी अनुपात में तो नहीं है। तो हम यदि देखते हैं कि उस अनुपात की बात करते हैं तो इस इधर का अनुपात और उधर का अनुपात जो हमारे पास है वो बराबर है। इसका मतलब ये जो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था होगी। इसका मतलब R और S पर विभव समान होगा और इसमें से कोई भी धारा यदि प्रवाहित नहीं होती है तो इसका प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ कौन सा बचेगा, सिर्फ बाहर वाले बचेंगे और हमने इन्हीं का क्या निकालना है, जो तुल्य धारिता है वो निकालनी। मतलब हमारे ये है कि अब ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पर और यहाँ पर, ये सब 2 2 2 और 2, मतलब सिंप्लीफाई करना है हमने तो अंत में ये आया। तो अब इस आधार पे अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए इस और इसको, ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में, और ये किस में है, हमारे समांतर क्रम में। तो पहले हम इन दोनों का यदि हम निकालते हैं तो वही है कि हमारे पास सूत्र हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा 1/c' यदि हम करते हैं तो उसका आएगा 1/c1 + 1/c2, ये सूत्र है। यहाँ पे यदि हम मान रख दें तो ये आएगा 1/2 और 1/2 और 1/2 1/, कितना हो जाएगा हमारे पास, यदि हम वो करें 2/2 और ये हो गया 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से यदि देखिए 1/c' है तो c' कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। वैसे यदि हम इन दोनों की बात करें तो इसका भी कितना हो जाएगा, c" भी 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और अब हमें किसका निकालना है, क्योंकि अब ये क्या हो गया, एक यहाँ पे हो गया 1 माइक्रोफैरड का, एक यहाँ पे हो गया, तो दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो अब जो हमारे पास c आएगा वो आएगा c' और ये हम लिखेंगे 1 + 1, ये हो गया 2 और ये 2 माइक्रोफैरड, इसका उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में जो हमारे पास P और Q में है इसके मध्य जो तुल्य धारिता है हमें वो ज्ञात करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन इसमें भी मैंने कहा कि सबसे पहले हम उसे ध्यान से देखें और ये पहले पता करें कि कौन से समांतर क्रम में होंगे, कौन से श्रेणी क्रम में होंगे। देखिए यहाँ से ये 3 उसमें बदल जा रहा है। तो यदि हम कहें तो ये और ये तीनों क्या हैं, हमारे समांतर क्रम में हैं, तो ये हमने यहाँ डिनोट कर रखे हैं। इधर वाले में यदि हम देखें, देखिए पहली शुरुआत वाली बात करें तो ये तीनों क्या हैं, हमारे किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में है। ये हमने इस तरफ लिख दिया। यदि हम इसको P माने और इसको Q माने तो बाकी बचे, देखिए ये और ये, देखिए ये यहाँ पे से ये तीन हमने अलग समांतर क्रम में कर दिए हैं। यहाँ पे से यदि हम ये बात करें, ये देखिए यहाँ पे और ये तीनों इधर से क्या है, समांतर क्रम में ये कर दिए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यदि हम देखिए अब ये C करके हैं, तो यदि हम C1 की बात करें, माना पहले वाला C1 है तो वो सब C, तो हम यदि उन्हें जोड़ें C+C+C तो कितना हो जाएगा 3C। इसी प्रकार से C2 यदि हम इधर वाले को माने तो इसका क्या हो सकता है, वही C+C+C+C+C और +C, ये हो जाएगा 6C। और C3 यदि हम उस वाले के माने तो क्योंकि वो भी समांतर क्रम में सभी C हैं तो ये भी हो जाएगा C, ये 3C। अब ये सभी किस क्रम में होंगे, यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 3C, ये हो गया 6C और ये हो गया 3C। अब ये किस क्रम में हो गए हैं, सारे
श्रेणी क्रम में हो गए हैं। तो अब जब सी हमें निकालना है तो वो सी कैसे, श्रेणी क्रम वाला कैसा निकलेगा, 1/c इक्वल टू 1/c1, 1/c2, 1/c3, और 1/c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3c, 6c, 3c। देखिए, क्योंकि हम इनका यदि लासापा करें तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे को, यहाँ 2 का, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा आपका 5/6c। या हम इसको डिनोट कर सकते हैं, देखिए ये सी एक जैसे दिख रहे हैं तो हम इसको डैश से भी डिनोट कर सकते हैं जिससे एक दूसरे से अलग लगे। तो हमारे पास सी डैश जो आएगा वो 6/5 और सी इतना आएगा हमारे पास उत्तर। अब हमने जितने प्रश्न हमने हल किए हैं, यदि आपको तरीके से समझ में आ गए हैं तो आपके अभ्यास हेतु ये प्रश्न दिया गया कि ए और बी के मध्य आपने तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से समांतर क्रम में है और कौन से श्रेणी क्रम में है, उस आधार पे आपने इसको हल करने की कोशिश करनी है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।